नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम INSL का यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी को बहुत ही बेसब्री से वेटिंग में था कि आज सर आखिरकार हमारी इंडियन नेवी SSR और MR की क्लासेस जो हैं वो कब से प्रोवाइड होंगी और इस बार क्या खास होने वाला है क्लास में। तो दोस्तों वो सभी चीज़ें मैं आपको इसी सेशन में बताऊँगा। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, शानदार और दमदार होने वाली है। तो सेशन को सभी को शेयर कर देना है। आज की इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, तभी आपकी जो है नेक्स्ट क्लास आएगी। जितना ज़्यादा आप इस क्लास को सपोर्ट करोगे उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपकी अदर क्लासेस भी आएंगी। और जैसा कि मैंने बोला है 5 दिन में आपको केवल इतना कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आएगा। तो दोस्तों आज की आपकी फ़र्स्ट क्लास होने वाली है। तो आज की जो एक क्लास होगी आपकी फ़र्स्ट आपकी साइंस की क्लास होने वाली है। इसके बाद में आपको जीके की क्लास देखने को मिलेगी और उसके बाद में फिर से साइंस, फिर से जीके, और एक क्लास में आपको मैथमेटिक्स की प्रोवाइड कराऊंगा, एक इंग्लिश की प्रोवाइड कराऊंगा, और मैथमेटिक्स जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेक्निकल और अर्थमेटिक दोनों की प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब कि टोटल जो आपकी क्लासेस चलेंगी SSR प्लस MR दोनों की ही क्लासेस चलेंगी। यहाँ से आएगा पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, आपने अब तक क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, क्या आपने कर रखा है, कुछ करा है या नहीं करा, कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो आपको इन क्लासेस से, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन क्लासेस को पढ़ना बस। इससे अलग आपको एक भी प्रश्न नहीं पढ़ना, और जो हम आपको कंटेंट देंगे केवल वही कंटेंट आप पढ़ते रहो। 100% एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न दोस्तों मैं आपको कराऊंगा। जैसा कि हर बार हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन फंसते हैं, उसी तरह से अब की बार भी हर शिफ्ट में आपका इन क्लासेस से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आज की साइंस की क्लास होने वाली है और आपको अदर क्लासेस जो हैं वो भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इंग्लिश की हुई, फिजिक्स की, मैथ्स की। तो चलिए आज की इस क्लास में हम कुछ आपके चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्रेविटेशन हुआ, वेव एंड साउंड हो गया। 2 चैप्टर डिस्कस करूँगा और अगली क्लासेस में हम आपको PYQ सीरीज़ करा रहे हैं दोस्तों। तो अगली क्लासेस में मैं आपको कुछ मिक्सचर क्वेश्चन कराऊंगा 2-3 चैप्टर के, और फिर हम विटामिन के, धातु है धातु और अम्ल एवं क्षार, इस तरह से मैं आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज की क्लासेस 2 चैप्टर की होगी, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखे हैं, SSR MR के साइंस के PYQ क्वेश्चन भी रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्लस में उनके बेस पर आप मैंने जो है क्लासेस में क्वेश्चन रखे हैं। तो क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी ही बेहतरीन और दमदार तरीके से मेहनत करेंगे आपके क्लासेस के लिए। तो सोल्जर्स आज की इस क्लास को आपको जो है जी जान लगा देना, और सभी अपने स्टेटस पर ज़रूर से लगाना। तो देरी ना करते हो, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी भाई बहनें चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और दोस्तों को बताना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। इसी तरह से हम आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर जो कि होगा वेव, जिसे हिंदी में कहते हैं तरंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका फिजिक्स में। तो ये आपका MR और SSR की क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चंस हम आज की इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को अच्छे से देखना, इसके प्रॉपर वे में नोट्स बनाना। साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। फर्स्ट है आपका ध्वनि। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अगर आपसे पूछे कि ध्वनि तरंगे किस तरह की तरंगे होती हैं, तो ये होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तरंग कितनी होती हैं? तो मेरे भाई तरंग 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है आपका यांत्रिक तरंगे, नंबर 2 होता है अयांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट आपका आ जाता है यांत्रिक तरंगों के बारे में। तो यांत्रिक तरंगे वह तरंगे होती है जिनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता की जो है ज़रूरत हमें पड़ती है। मतलब जिसमें हमें माध्यम की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ रही है वो हमारी हो जाएंगी यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगे के भी जो टाइप्स होते हैं वो 2 प्रकार की होती हैं यांत्रिक तरंगे। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे और नंबर 2 अनुदैर्घ्य तरंगे। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुप्रस्थ तरंगों को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और अनुदैर्घ्य तरंगों को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है। देखो मैं आपको कंप्लीट लिख कर के लाऊं जिससे कि आप आसानी से क्लास में समझ सको।
नंबर 1 है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? नंबर 1, सपोज करते हैं कि कोई तरंग है वह माध्यम में जा रही है और इस माध्यम में जो कणों का मूवमेंट लंबवत हो रहा है, ठीक है ना, कणों का मूवमेंट क्या हो रहा है? लंबवत आपका कणों का मूवमेंट हो रहा है। ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर कणों का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसी वेव को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। मतलब ये क्या हो जाती हैं? लंबवत, ठीक है ना। तो इस तरह की लॉन्गिट्यूड, इस तरह की वेव को क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर वेव, अनुप्रस्थ तरंगे। यह ठोसों द्रव की सतह पर संचरित हो सकती हैं। यह किसमें संचरित हो सकती हैं? ठोसों और द्रव की सतह पर संचरित हो सकती हैं। और नेक्स्ट आ जाती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सपोज करते हैं कि कोई तरंग वह माध्यम में जा रही है, इस माध्यम में जो कणों की आवृत्ति के समांतर मूवमेंट कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे कैसे चलती हैं? तरंगे इस तरह से आपकी चलती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर इस तरह से तरंगे चलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट आ जाता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग। ये आपका ठोस द्रव गैसों में उत्पन्न हो सकती हैं। ठोस द्रव और गैस तीनों में अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं। अयांत्रिक तरंगे, इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो यांत्रिक तरंगे थी उन्हें माध्यम की आवश्यकता थी, लेकिन इन्हें क्या है? माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो ये कैसी होगी? अयांत्रिक तरंगे। जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे जैसे कि आपके एग्जाम में आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम्पल से, कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? तो आप बोल दोगे अयांत्रिक तरंगे हैं। रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे? तो ये अयांत्रिक तरंगे, क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सोल्जर्स आप ये लगा लीजिए, अगर देखो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती तो वो धरती पर नहीं आता, क्योंकि कुछ जगह पर जहाँ से प्रकाश हमारा आता है, कुछ जगह पर ऐसी है जो कि वहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं है, जहाँ पर वैक्यूम है, तो वहाँ से प्रकाश ट्रेवल करके आता है। तो अगर प्रकाश हमारा अयांत्रिक तरंगे प्रकाश में नहीं होती तो प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की उत्पत्ति। ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है? वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके। ध्वनि किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। अगर आपसे पूछ ले कि ध्वनि कैसे माध्यम में गमन कर सकती है, ठोस, द्रव व गैस, तो आप बोलोगे कि ध्वनि तीनों ही माध्यम में गमन कर सकती है, किसी भी माध्यम में, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, सभी माध्यम में गमन कर लेगी, लेकिन क्या है? वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है ना, वैक्यूम में, क्योंकि यह यांत्रिक तरंगों के अंदर आती है। देखो यांत्रिक तरंगों को क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वैक्यूम में क्या है? हमें कोई माध्यम ही नहीं मिलेगा, तो ये क्या है? गमन नहीं करेगी। तो अयांत्रिक तरंगों के अंदर ये नहीं आती है, केवल यांत्रिक तरंगों के अंदर आती है। अगर अयांत्रिक तरंगों के अंदर आती तो वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर जाती। तो नेक्स्ट है इनका आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के आधार पर तरंगों को 3 भाग में बांटा गया है। अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है कि आपकी अगर 20,000 से आपकी हर्ट्ज ज़्यादा हो रही है और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो कौन सी तरंगें हैं, और 20 हर्ट्ज से कम वाली कौन सी तरंगें हैं? तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। कोई इंसान वही तरंग को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति कितनी हो? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो 0 से और 20 हर्ट्ज, ठीक है ना, 0 से 20 हर्ट्ज तक की वेव और 20,000 के ऊपर की जो वेव को इंसान नहीं सुन सकता। अगर 20,000 से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अगर वेव जा रही है तो उसे हम नहीं सुन सकते। 0 से 20,000 नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 0 हर्ट्ज से 20,000 की वेव को इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है। इंफ्रासोनिक वेव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति जिसे मनुष्य सुन सकता है, ऑडिएबल वेव बोला जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑडिएबल वेव बोला गया है। नेक्स्ट है आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक वेव बोला गया है। अगर बोले कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति वाले को क्या बोला जाएगा, तो उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में, नंबर 2 पर गैस में, नंबर 2 पर द्रव में, नंबर 3 पर गैस में। क्योंकि गैस में जो है कण दूर दूर होते हैं, द्रव में थोड़ा पास आ जाते हैं, लेकिन ठोस में बहुत ज़्यादा पास हो जाते हैं।
तो भाई ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होगी। अब आप एक काम कीजिए, आप जो है ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को खोलिए और उसमें ऑक्सीजन में जो है आप ध्वनि छोड़िए, ठीक है ना, ध्वनि उत्पन्न कीजिए तो आपको आवाज़ कम आएगी। उसके बाद में द्रव में ध्वनि उत्पन्न कीजिए, वहाँ पर आपको आवाज़ कम आएगी। ठोस में उत्पन्न कीजिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा जो गमन करती है वो ठोस में, नंबर 2 पर द्रव में, नंबर 3 पर गैस में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाते हैं। अगर कोई वेव है, उस वेव को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज आएगा, चलिए हम यह समझते हैं। मान लेते हैं कि एक माध्यम और दूसरा माध्यम में पहला ठोस है और दूसरा वाला क्या है, गैस। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वेव जा रही है, उसकी आवृत्ति कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर पहला माध्यम ठोस है और दूसरा क्या है, गैस है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवृत्ति क्या रहेगी, नो चेंज रहेगी। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आपके नेवी के एग्जाम में। लेकिन क्या है, आवृत्ति तो देखो नो चेंज रहेगी, लेकिन इनकी तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी तो क्या है इनकी, देखो फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगी, नो चेंज रहेगी, लेकिन जो है लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ध्वनि की चाल, भौतिक राशियों के दाब ताप का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियां जो हमारी दाब हैं, ताप हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नंबर 1 पर हम दाब का देख लेते हैं। समान ताप पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि अगर हमारा समान टेम्परेचर है और गैसों में ध्वनि की चाल पर अगर हम दाब को बढ़ाएं तो ध्वनि की चाल में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। लेकिन ताप, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। अगर हम किसी भी मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उसमें जो है ध्वनि भी हमारी जो है ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। नंबर 1 है तीव्रता, इंटेंसिटी, ध्वनि तीव्र सुनाई देना, ठीक है ना। तीव्रता का क्या है, ध्वनि तीव्र सुनाई देना। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नंबर 2 पे है तारत्व, ध्वनि का मोटा है तीक्ष्ण होना। ये किसके कारण होता है, तारत्व के कारण होता है, लेकिन तीव्रता के कारण ध्वनि हमें तेज सुनाई देती है। तारत्व ध्वनि की तीव्र आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति ज़्यादा मतलब तारत्व ज़्यादा। अगर आवृत्ति ज़्यादा होगी तारत्व ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपका डोपलर प्रभाव, अगर आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका डोपलर प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है दोस्त। श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति की आवृत्ति बदलती प्रतीत होती है, ये हमारा क्या होता है, डोपलर प्रभाव होता है। नेक्स्ट आपकी तकनीकी सोनार, ठीक है ना। सोनार भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा बता दूं कि सोनार आखिरकार है क्या। तो मेरे भाई सोनार क्या है, सोनार का सुन लीजिए आप। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में उपस्थित पिंडों की दूरी, जल के अंदर मछलियों या समुदाय, कोई भी मछलियों का समुदाय हुआ, सत्रियों की पनडुब्बी हुई आदि का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किनका, पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में किसका प्रयोग होता है मेरे भाई, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। तो इसमें अपश्रव्य द्वारा जल के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा चाल को ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो सोनार से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एक क्वेश्चन, जैसे कि सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें नौचालक जल के अंदर या सतह पर वस्तु को पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करते हैं। और डोपलर प्रभाव का मैं आपको एक और इसकी डेफिनेशन थोड़ी अच्छी सी दे दूं, जैसे कि जब किसी ध्वनि स्रोत एवं स्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, ठीक है ना। आपेक्षिक क्या होती है, गति। तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, अतः इसे ही क्या कहा जाता है, डोपलर प्रभाव हम बोलते हैं, ठीक है ना। और ध्वनि का विवर्तन वगैरह, प्रतिध्वनि वगैरह, चलिए एक बार मैं प्रतिध्वनि के ऊपर बात करता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा आप सभी सोल्जर्स। देखो प्रतिध्वनि, जब ध्वनि तरंगों को दूर स्थित किसी, मान लो यहाँ पर ध्वनि तरंगे हैं और यहाँ पर कोई दूर स्थित टावर है, ठीक है ना। अगर दूर स्थित टावर से या कोई भी मान लीजिए पहाड़ है, उससे टकराकर जो परिवर्तित होती है, उसे यहाँ से जो टकराई ध्वनि और ऐसे परिवर्तित हो गई,
जैसे कि मान लो आप पहाड़ के आसपास में जाकर के जब चिल्लाते हो तो आपको ऐसा लगता है मेरी ध्वनि वापस मेरे को ही सुनाई दे रही है दोबारा से, तो वो क्या होता है, प्रतिध्वनि। मेरे भाई प्रतिध्वनि सुनने के लिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। मेरे भाई उसमें जो है दूरी, मिनिमम दूरी 17 मीटर आपकी क्या है, होनी चाहिए। किसके लिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक है ना, प्रतिध्वनि सुनने के लिए। एक बार मैं सही से लिख दे रहा हूं यहां पर, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी होनी चाहिए मेरे भाई, 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर, ठीक है ना। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। और अगर पूछ ले कि ये जो प्रतिध्वनि रहती है इसका प्रभाव हमारे कान पर, प्रतिध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितनी टाइम तक रहता है, तो मेरे भाई 1/10, ठीक है ना, 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। और प्रतिध्वनि के बारे में मैं आपको एक बात और बताऊं, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक देर तक सुनाई देती है, ठीक है ना। रात में क्या है, अधिक दूरी तक सुनाई देती है। आप दिन में चिल्लाओ कहीं पर, मान लीजिए आप दोस्तों कहीं पर बाहर आए हुए हैं, आप थोड़ा जंगल की तरफ आए हुए हैं और आपने वहाँ से चिल्लाया तो आपको ध्वनि ज़्यादा दूर तक सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप रात में चिल्ला दे तो ना, थोड़ा सा भी आप देखते हो रात, अगर मान लीजिए आपकी रसोई में दिन में बर्तन गिर जाए तो उसकी इतनी तेज आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी रसोई में वही बर्तन रात में गिर जाए तो बहुत देर दूर तक आवाज़ आएगी। तो मेरे भाई ध्वनि जो है वो रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्लास थी सोल्जर्स, और मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए। ध्वनि की चाल पर दाब का देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब घटाने बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन टेम्परेचर से क्या है, ध्वनि की चाल जो है वो बदल जाएगी। और मेरे भाई तरंगों के बारे में मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 पर देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ आपको तरंगों के बारे में। यहाँ पर देखिए 0 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो यहाँ पर लिखा है ये तो आपके इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है आपका ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि 0 हर्ट्ज से 20,000, 20,000 से 20,000, 20,000 से ज़्यादा। इंफ्रासोनिक बहुत सारे बोलेंगे कि भैया हमें एक बार हिंदी में तो बता दो इंफ्रासोनिक को क्या कहते हैं। तो मेरे भाई इंफ्रासोनिक का आप लिख लीजिए अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य क्या हो जाएगा मेरे भाई, तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। और ये जो 20 से 20,000 हैं ऑडिएबल, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मेरे भाई श्रव्य तरंगे, ठीक है ना, श्रव्य तरंगे। और ये जो आपकी होती हैं अल्ट्रासोनिक, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मेरे भाई पराश्रव्य तरंगे, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य, ठीक है ना, पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है इन्हें। और सबसे ज़्यादा यहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इन तरंगों में जो है जैसे कि मान लीजिए कोई चमगादड़ है, चमगादड़ हुई और कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, मच्छर आदि जो है इन तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ द्वारा पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न भी की जाती हैं। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि पराश्रव्य तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, तो चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न की जाती है। और पराश्रव्य तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, चमगादड़, ठीक है ना, चमगादड़। चमगादड़ का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चमगादड़ द्वारा सुनी भी जा सकती हैं और चमगादड़ इन्हें उत्पन्न भी करती है। तो आज का जो हमारा ध्वनि का जो चैप्टर था वो हमारा हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं, ये आपको पता ही है। तो सोल्जर्स आपको एक क्लास आशा है अच्छी लगी होगी। क्लास के जो सभी मैंने इसमें क्लास में बताया इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आज की क्लास के लिए, ठीक है ना। ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिस्कस करेंगे आपके फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर को। ग्रेविटेशन चैप्टर से आपके जो भी इंडियन नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आज ग्रेविटेशन के चैप्टर से पूरे क्वेश्चंस हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर होगा ना, जो आपका
ग्रेविटेशन चैप्टर जो होगा उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 1 आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो किन्हीं दो पिंडों, फर्स्ट पिंड ये ए मान लीजिए, कोई भी दूसरा पिंड बी, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट आ जाता है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ये आप सभी को पता है, बहुत फेमस है हमारे न्यूटन साहब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, मतलब दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, पहले का m1 है दूसरे का m2 है, एक दूसरे से डिस्टेंस जो है वो r पर है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का सूत्र क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी आता है इस फॉर्मूले से। तो ये हो जाता है GF बराबर G m1 m2 अपॉन में क्या हो जाता है r स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ G m1 m2 और अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका गुरुत्व सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है आपका कैपिटल G। कैपिटल G का आपका जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 है, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर पर केजी। तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो वो क्या है, गुरुत्व बल है। गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है, मतलब ये बोल रहा है स्मॉल जी का मान, तो स्मॉल जी का क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्व जनित त्वरण जो है वो वस्तु के आकार पर, वस्तु के रूप पर और द्रव्यमान, इन तीनों पर क्या है डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन होता है। स्मॉल g की बात कर रहा है, तो g ऊपर या नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा, और g की वैल्यू कहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ओरिजिन पर, किस पर हो जाएगी, केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाएगी g की वैल्यू 0। ये भी आपको याद रख लेना है। g का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो g का मान सबसे अधिक क्या होता है, ध्रुवों पर, पोल पर, पोल पर सबसे अधिक होता है। g का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, ठीक है ना, इक्वेटर, इक्वेटर पर होता है सबसे कम। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर g के मान में क्या इफेक्ट आएगा, क्या परिवर्तन आएगा। तो g का मान जो है वो कम हो जाएगा घूर्णन गति बढ़ाने पर। पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर g का मान, जब घूर्णन गति बढ़ाने पर घट रहा था तो घटाने पर तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट उसका अपोजिट है। अगले हम बात करते हैं, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार कितना हो जाएगा। तो वस्तु का भार क्या है, शून्य हो जाएगा। अधिक कोणीय चाल से अगर वस्तु घूमेगी तो भार तो शून्य हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब आता है लिफ्ट का कंसेप्ट। लिफ्ट का कंसेप्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो आपको लिफ्ट का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा अच्छे से समझना है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में हमें अपना भार कैसा प्रतीत होता है, कोई भी पिंड है या हम खड़े हुए हैं तो हमें अपने कैसा, भाई जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगेगा, तो सीधी सी बात है जब ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगेगा और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमें अपना जो है भार वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। लेकिन अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और हमें अपना भार कैसा प्रतीत होगा, भाई जब लिफ्ट भी नीचे की तरफ आ रही है और ग्रेविटेशन फोर्स भी आपका नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या होगा उस स्थिति में, उस स्थिति में हमें घटा हुआ महसूस होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन की जो हमारी फोर्स है वो भी तो हमारे अंदर ही लगेगा। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तब तो हमें बढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन लिफ्ट भी नीचे आ रही है और ग्रेविटेशन फोर्स भी आपका नीचे ही लग रहा है तो हमें अपना वजन घटा हुआ महसूस होगा, लेकिन वो घटता नहीं, हमें महसूस होता है ऐसा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, क्या है आपके वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी आपकी
कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होगा मेरे भाई? जब एक समान वेग से वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो परिवर्तन तो कुछ होगा नहीं, ना ही हमें बढ़ा हुआ महसूस होगा, ना ही हमें घटा हुआ महसूस होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। यदि नीचे उतरते समय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लिफ्ट की डोरी टूट जाए। उतरते समय मान लीजिए आप नीचे उतर रहे हैं लिफ्ट से, तो नीचे उतरते समय आपका भार जो है वैसे ही कम महसूस होगा, लेकिन जैसे ही लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसे लिफ्ट में हमें अपना भार कैसा प्रतीत होगा भाई? जब एकदम से ऊपर से लिफ्ट आ रही है और इसकी रस्सी अचानक से टूट जाए तो बहुत तेजी से नीचे आएगी, तो हमें अपना भार कैसा लगेगा? जैसे कि हमें कोई भार ही नहीं है, भार कैसा महसूस होगा? शून्य है। नेक्स्ट है आपका ग्रहों की गति से संबंधित नियम। ग्रहों की गति से संबंधित नियम आपके किसने दिए? तो वो आपके केपलर ने दिए हैं। केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम है, तीनों के तीनों नियमों को आपको याद करना है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहा जाता है? तो अगर कोई भी ग्रह है और उसके ग्रह की परिक्रमा कर रहा है तो ग्रह की परिक्रमा कौन करता है? उपग्रह। चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? तो चंद्रमा आप सभी को पता है, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का है। उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है? तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती? तो दोस्तों ये द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, मास पर ये क्या है? डिपेंड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसकी चाल लिख लीजिएगा। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिक्रमण काल। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 1 घंटा 24 मिनट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लेना। बाकी जो भी मैं करा रहा हूँ देखो इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पर खिचड़ी वगैरह नहीं पकाने हैं। जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा केवल उसी को हम डिस्कस करेंगे। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं भूस्थायी उपग्रह। अब भूस्थायी उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो भूस्थायी उपग्रह जो होते हैं वो लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो वो हो जाता है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है आपका भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त किया? तो आर्थर सी क्लार्क ने क्या है? ये व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आता? मतलब हम किसी वस्तु को किस वेग से ऊपर फेंकें कि वो हमारी पृथ्वी पर कभी वापस लौट के ही ना आए? तो वो हो जाता है आपका पलायन वेग। और पलायन वेग का मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंकना होगा, तभी वो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग कक्षीय वेग का क्या हो जाता है? √2 गुना। वी बराबर √2 वी नोट, ठीक है ना, वी बराबर √2 वी नोट। ये आप याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट ये आपका फंसता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो 1/6 होता है। कितना होता है वो? 1/6। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कितना होता है? 1/6 होता है। तो सोल्जर्स, आज की इस क्लास में हमने डिस्कस करे हैं ग्रेविटेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा बल है? तो ये जो बल है वो आपका कैसा है? संरक्षी बल, ठीक है ना, इसे लिख लीजिएगा, संरक्षी बल है। कैसा बल है ये? आपका संरक्षी बल है। और अगर आपकी बात आए कि ग्रेविटेशन फोर्स हमारा जो है किस तरह का फोर्स है, ये हमारा
दुर्बल बल है या फिर प्रबल बल है, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमारा, ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमारा वो कैसा बल है, एक दुर्बल बल है। कैसा बल है, दुर्बल बल, ये प्रबल बल नहीं है, ये दुर्बल बल है, ये याद रखना आप सभी, दुर्बल बल है ये। कैसा बल है ये, दुर्बल बल है। और प्रबल बल की बात अगर आ जाए तो वो कौन सा बल है, वो है नाभिकीय बल। वो कैसा बल है आपका, नाभिकीय बल आपका कैसा है, प्रबल बल है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, उन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आखिरकार देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन और है कि गुरुत्वाकर्षण, पहले सबसे पहले तो आपको जी के, स्मॉल जी के बारे में पता होना चाहिए। स्मॉल जी, ठीक है ना, स्मॉल जी, स्मॉल जी आपकी कैसी राशि है, तो सोल्जर्स ये आपकी सदिश राशि है, ठीक है ना। कैसी राशि है, ये आपकी सदिश राशि है स्मॉल जी। और इसकी दिशा सदैव किसके होती है, ये ग्रह है, और ये इसका क्या है, केंद्र। तो इसकी जो दिशा होती है हमेशा वो ग्रह के केंद्र की ओर होती है, ठीक है ना। किसके केंद्र की ओर होती है, ग्रह के केंद्र की। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सभी के साथ में, ताकि हर ये क्लास उस सोल्जर्स तक पहुँचे जो कि किसी का पेड बैच में अफोर्ड फीस नहीं कर पाता, किसी का पेड बैच नहीं ले पाता, और फाइनली वो चाहता है कि इंडियन नेवी में सिलेक्शन ले। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है साइंस की आपकी। और आज की जो क्लास है, अगली क्लास आपको इससे भी दुगनी एनर्जी और दुगने बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर क्लास में आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल वही रखे हैं मैंने जो कि आपके नेवी, एसएसआर और एमआर के एग्ज़ाम में आते हैं और ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने आपको आज की इस क्लास में बताए हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट में ज़रूर से प्यारी प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको आज की क्लास कैसे लगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि यहाँ से आपके जो है फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक का सफ़र इसी चैनल से होकर जाने वाला है। तो चैनल से दोस्तों जुड़े रहिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर देना। और नेक्स्ट क्लास आपकी जो है जीके की ला के, और उसके बाद में मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस, इसी तरह से आपकी मतलब 1 से 5 तारीख तक आपको सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे इसी तरह से रेडी रहना है। तो आज की तो ये क्लास थोड़ा आपकी लेट हो पाई है, आज शाम 4 बजे आपकी ये क्लास आ रही है, लेकिन कल से प्रॉपर वे में सुबह 11 बजे साइंस, शाम को 4 बजे जीके, इस तरह से आपको क्लासेस जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो कल से टाइम से रेगुलरिटी वे में हम बना के रखेंगे। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमारी क्लास जो है नहीं आ पाई। तो आशा करता हूँ सोल्जर्स आपको क्लास पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एग्ज़ाम फोड़ने वाली सीरीज़ में। जय हिंद।